नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी इतिहास का छठा अध्याय। 5 अध्याय जो पीछे 5 अध्याय है, पांचों अध्याय का एक एक वीडियो कंप्लीट वीडियो बन चुका है, बिल्कुल देसी भाषा और आसान भाषा में। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखें जरूर जाके देखिए। और हाँ, साथ में उसका जो भी प्रश्न उत्तर है सबको हम डील कर दिए हैं। ठीक है, बस एक वीडियो देखना, एक अध्याय खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज है छठा अध्याय और छठे अध्याय में क्या दे रखा है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। हालांकि इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना क्या है, देखिए, जो बच्चे शहर से होंगे उन्हें गांव देखने की इच्छा होती होगी। ठीक है, और जो बच्चे गांव के होंगे उन्हें शहर देखने की इच्छा होगी। भैया हम भी पटना जाते, देखते पटना में क्या है, चिड़ियाघर है, स्विमिंग पूल है, क्या क्या है। या दिल्ली जाते, ठीक है, या आगरा जाते, ताजमहल देखते, ये सारी चीजें देखने की उनकी ख्वाहिश होती है। तो इस अध्याय में हम लोग शहरी जीवन और गांव के जीवन के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से वार्तालाप करेंगे और इस अध्याय का बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को समझा देंगे। फटाफट क्वेश्चन आंसर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं शहरीकरण क्या है। ठीक है, शहरीकरण किसको कहते हैं? देखिए, गांव का शहर या नगर रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, अगर कोई गांव हो तो गांव धीरे धीरे करके डेवलप हो जाता है। डेवलप होके वो क्या बन जाता है? शहर बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो गांव ही होता है, गांव से धीरे धीरे डेवलप कर क्या हो जाता है? शहर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है गांव का शहर या नगर के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। शहर के लोग होते हैं वो कृषि उत्पादन नहीं करते हैं। जहां शहर है, अब देखिए, जैसे दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली में खेती बाड़ी बहुत कम होती है, बिल्कुल कम। अगर पूरा देहात एरिया जाएंगे तभी हो सकता है तो खेती हो, नहीं तो नहीं के बराबर खेती होती है। ठीक है, तो शहर जितने भी है वहां पे कृषि उत्पादन नहीं होता। तो कहोगे कि भैया अगर कृषि उत्पादन नहीं होता तो खाते वो लोग के क्या चीज हैं? चाउमीन बर्गर खा खा के जिंदगी गुजारते हैं क्या? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जो किसान लोग जो है खेती करते अपने गांव में मक्का, गेहूं, धान वगैरह उपजाते हैं, दाल वगैरह हर चीज उपजाते हैं किसान लोग। और किसान लोग तो सारा, अब मान लिया जाए 10 बीघा उपजा लिया, 10 बीघा तो खुद नहीं खा सकते, तो उसको जीवन यापन करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। जो खाने के लिए रखना होता है वो रख लेते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचा है वो बेच देते हैं, और बेच देते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? शहर। और शहर के लोग उसे अच्छी तरह से थोड़ा सा साफ सुथरा करके मॉडिफाई करके उसे खाते हैं, और उसी चीज को हम लोग फिर खरीदते हैं। देख लो, धान जो चावल बनते हैं, एक नंबर चावल, मंसूरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बीके गोल्ड हो गया, तो सारी चावल जो है गांव में ही उत्पादन होते हैं, शहर में नहीं होते हैं। तो गांव में उत्पादन होके उसे बेचा जाता है, उसे धान को कूट के शहर में क्या किया जाता है? चावल बनाया जाता है, और चावल में पॉलिश मार के चकाचक कर दिया जाता है। तो वो लोग इसी तरह से जीवन यापन करते हैं। लेकिन उसको पैसा कहां से आता है? तो वो लोग जो है दुकानदारी करते हैं, मतलब व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं और बिजनेस करते हैं। ये चीज करके वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अगर मैं गांव की बात करूं, गांव के लोग जो होते हैं सिर्फ कृषि पर आधारित रहते हैं कि भैया खेत बोएंगे और 3 महीने 4 महीने बाद कटाई करेंगे, फिर बेचेंगे, फिर खेत बोएंगे, यही चलता है। लेकिन उन लोग का जो है फैक्ट्रियां लगाना, दुकान लगाना, ये सारी चीज उन लोग का व्यापार बिजनेस चलते रहता है। शहर के लोगों का ये चीज होते हैं, शहर और गांव में फर्क। ठीक है, और गांव के लोग का क्या चीज रहता है वो चीज हम लोग समझेंगे और क्या अच्छा होता है। आई होप आप लोग को एक चीज मैं पूछ ही लेता हूं। देखिए, आपको शहर पसंद है या गांव? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो गांव पसंद है, क्योंकि गांव का वो सुहाना सा मौसम लगता है, सदाबहार है, चारों तरफ हरियाली, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं। ठीक है, ये चीजें होती है। अब देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो जो शहर जहां कृषि उत्पादन नहीं होता है, व्यापार या व्यवसाय आदि आर्थिक क्रियाओं को प्रमुखता देते हैं शहर के लोगों। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा गांव, और गांव जो है सबसे पहले क्या होता है? गांव। और गांव दो चार गांव के बीच में एक गंज होता है।
तो कहेंगे भैया गंज किसको कहते हैं? गंज कहते हैं हाट को। कहेंगे सर बहुत बच्चे तो नहीं जानते होंगे हाट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे हटिया। हटिया में क्या मिलता है? गोभी मिलता है, टमाटर मिलता है, आलू मिलता है, प्याज मिलता है, मतलब जरूरत की जो चीजें होती है वो मिलता है। तो हटिया आप लोग समझ गए। उसके बाद जो आता है कस्बा। अब भैया ये कस्बा क्या है? देखिए, जहां आपका अंचल हो, जिसे आप प्रखंड कहते हैं, 10-8 गांव मिला के एक प्रखंड का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं। और सरकारी काम लगभग यहीं पे होता है। कहाँ पे? कस्बा में। उसके बाद हो जाता है शहर का निर्माण। अब ये शहर जो होता है अक्सर जिला को बोला जाता है। जिला, जहां आपका जिला होगा वो आपके लिए शहर होता है। ठीक है, तो ये शहर हो गया, शहर या नगर। अब कहेंगे सर यहाँ पे आपने लिखा महानगर, तो महानगर किसको कहते हैं? तो हालांकि मैं डायरेक्टली बात करूं तो इसे राजधानी, जैसे बिहार की राजधानी पटना, ठीक है, तो राजधानी। महानगर जो सबसे बड़ा महानगर है, सबसे पहला महानगर है, बंबई को कहा जाता है। ठीक है, बंबई के बारे में भी हम लोग समझेंगे। यहाँ की आबादी जो है बहुत होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग, मान लिया जाए, अक्सर लोग कहाँ जाते हैं? राजधानी में जाते हैं, महानगर में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, कलकत्ता में जाते हैं, ये सब महानगर हो गया। और वहां पे जाके अपना अपना काम करते थे। यहाँ पे अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं। और जो पूंजीपति वर्ग के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? जो यहाँ से मजदूर वगैरह जाते हैं उसे फैक्ट्री प्रणाली में काम करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा शहर की विशेषता। अब शहर की भैया विशेषता क्या है ये समझ लीजिए। शहरी जीवन आधुनिकता एक दूसरे का पूरक है। शहर में जो है धीरे 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 करके डेवलपमेंट होते रहती है। ठीक है, लेकिन गांव में थोड़ा कम होता है। अगर गांव में अभी के डेट में वैसे वैसे गांव हैं जहां पे लगभग जगह पे तो बिजली चली गई, और कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां बिजली नहीं है अभी भी। ठीक है, बिहार में खास करके कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे अभी बिजली नहीं है, और सड़क का भी निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये आधुनिकता, जो शहरी जीवन होता है आधुनिकता के एक दूसरे के पूरक होते हैं। और शहर के व्यक्ति अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेता है। कौन? शहर के लोग, चाहे वो शिक्षा तहत हो या स्वास्थ्य तहत हो या यातायात या व्यवसाय, सारी चीज उपलब्ध कहाँ हो जाती है? शहर में। शिक्षा भी अच्छी खासी करने के लिए आपको शहर जाना होगा। गांव में वही धरेले पढ़ाई होते रहती है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप 10th तक पढ़ लेते हो गांव में वही काफी है। 12th के लिए आपको जिला जाना ही पड़ता है, शहर की ओर भागना ही पड़ता है। स्वास्थ्य वगैरह के लिए अगर गांव के डॉक्टर नहीं अच्छा तो कहाँ जाते हैं? शहर जाते हैं। यातायात की सुविधा जो है शहर में बहुत अच्छी है, हर एक प्रकार की गाड़ियां आपको देखने को मिल जाए। व्यवसाय बिजनेस करने के लिए एक बहुत अहम भूमिका होता है शहर। ठीक है, और आदि। ठीक है, ये हो गया शहर की विशेषताएं। अब हम लोग समझेंगे सर गांव एवं शहर की भिन्नता को बताएं। तो बिल्कुल अच्छी तरह समझे, मैंने पहले भी बता दिया कि ग्रामीण लोग जो होते हैं जीवन यापन के लिए मुख्य साधन किसको मानते हैं? कृषि को तथा पशुपालन को। ठीक है, मैंने बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर दिया, पशुपालन को। और गांव की जनसंख्या जो होती है सीमित होती है मेरे भाई। अगर मान लिया जाए किसी गांव की आबादी 600 है, बिल्कुल 600 है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 100 बढ़ जाएगा। ठीक है, 100 बढ़ जाएगा तो भैया 100 आदमी तो मर भी जाता है ना गांव में। मान लिया जाए अगर 100 बढ़ रहा है तो 100 मर भी जाता है। तो गांव की जो आबादी होती है सीमित होती है, या 1-2 बढ़ जाए, 10 बढ़ जाए, 100 बढ़ जाए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, घटते भी हैं साथ में। लेकिन अगर मैं वही शहर की बात करूं तो शहर के लोग गांव से विपरीत रहते हैं, बिल्कुल विपरीत। वो लोग क्या करते हैं? शहर के लोग उद्योग खोल लेते हैं, बड़े से फैक्ट्री उद्योग धंधा में वो लोग व्यस्त रहते हैं, व्यापार करते हैं और वाणिज्य। ठीक है, इस ये मतलब हो गया बिजनेस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिजनेस को प्रमुखता देते हैं। और जो मजदूर वगैरह होते हैं वो शहर जाते हैं, उसी से वो लोग फैक्ट्री उद्योग वगैरह में काम करवाते हैं, उनको उसका पगार दिया जाता है। ठीक है, और शहर की आबादी की मैं बात करूं, शहर की आबादी जो है सघन होती है, क्योंकि शहर में जो है सभी प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, क्योंकि गांव के लोग जो हैं अक्सर शहर में जाके काम करते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। अब बारी आता है शहर की समस्या को, और शहर की समस्या को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप ले लिए होंगे। अगर आप लोग को PDF वगैरह चाहिए जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको,
पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। जिन बच्चे के पास टेलीग्राम होगा और जिन बच्चे के पास इंस्टाग्राम होगा तो उसमें विदाउट स्पेस छोटा कैपिटल में लिखना है आर्यन ऑनलाइन क्लासेस, जाके वहां पे फॉलो कर लेना। वहां पे आप लोग लिखना सर मुझे पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आइए अब हम लोग समझ लेते हैं शहरों की समस्या के बारे में। भैया आप लोग सोचते होंगे गांव में ही समस्या होती है, नहीं मेरे भाई, शहरों में भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसे जानकर आपका भी रूह कांप जाएगा। भैया इतना इतना समस्या है शहर में। हम लोग तो जानते हैं शहर में हर लोग खुशहाल रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आइए समझते हैं शहरों की समस्या। सबसे पहला जो शहर की जो समस्या है, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। मेरे भाई शहर में जो गरीब होते हैं, जिसके पास किसान है, जिसके पास भूमि नहीं है, बचा खेत नहीं बचा, तो जब देख रहा था वो लोग कि खेतों में हमें कोई ज्यादा फायदे नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए भाई होता क्या है, बीज खरीदने जब किसान जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा क्या मिलता है, महंगा मिलता है, ठीक है। बीज बहुत ज्यादा महंगा होता है। जब वो अनाज उपज जाते हैं तो उसकी जो है कम दाम मिलने लगता है, कम दाम मिलने लगता है। तो 3 से 1 फसल तो ये लोग उगाते हैं और उसके बाद क्या होता है, पानी आ जाता है। बिहार में खास करके तो बाढ़ आता ही आता है, तो क्षति भी हो जाता है, लेकिन इसकी भरपाई करने के लिए कोई नहीं होता। इसलिए जो भूमिहीन थे और जो किसान वर्ग के लोग थे वो लोग कहाँ चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं और शहर में अपना काम काज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, वहां पे जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई, ठीक है। जनसंख्या बढ़ना भी एक समस्या थी। उसके बाद देखिए मालिन, जो मालिन बस्तियों का उदय हुआ, वहां पे कैसे हुआ मालिन बस्तियों का उदय। अब कहेंगे सर मालिन बस्तियां क्या होगी, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी बनना स्टार्ट हो गए, कहाँ में, शहर में। और कहाँ पे, सरकारी जमीन पर। और सरकारी जमीन पे जो है जब झुग्गी झोपड़ियां बनना स्टार्ट कर गए, जिसके पास रेंट तक के पैसे नहीं पुरते थे, और क्यों नहीं पुरते थे ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, झुग्गी झोपड़ी बना बना के रहने लगे थे। ये भी समस्या हो जाती थी। अब सरकार को भी वहां पे कुछ करने में नहीं बनता था, ठीक है। और ये लोग सरकार से भी लड़ जाते थे, भैया हमको रहने के लिए जगह नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपराधिक, ठीक है, अपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि। अब देखिए जहां पे जनसंख्या अधिक हो और जहां पे बिजनेस हो तो वहां पे तो ऑटोमेटिक है कि अपराधी उपजेंगे ही उपजेंगे। अपराधी बदमाश कहते हैं, जो चोर होते हैं, एक तरह से जो चोरी वगैरह करते रहते हैं, ठीक है, मारते धारते रहते हैं। तो खास करके शहर से ही चोरी स्टार्ट हुई है मेरे भाई। गांव में आप कुछ भी रख दो, शहर पे देखते होंगे, गांव में देखते हैं गाय वगैरह खुला ही रहता है, मतलब एक गांठ में बांध देते हैं, खुट्टा में गाड़ के तो वहीं पे रह जाता है। शहर में पार हो जाएगा। बड़े बड़े जो आपके घर के जो सामान है, मशीन अशीन कुछ भी है, तो उसे आप बाहर में यूं ही छोड़ के सो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन शहर में चोरों की कमी नहीं है, अपराधियों की कमी नहीं है। और इसके भी रीजन है, बिजनेस के भी सिलसिले में अपराधी उत्पत्ति होते थे। अब भैया हम यहाँ पे मान लिया जाए कोई चीज का अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो फटाक से वहां पे एक दूसरा आदमी आएगा और ये वही चीज का बिजनेस कर देगा, तो दोनों में अगेंस्ट पार्टी हो जाते थे। तो अपराधिकता वही हुआ, ठीक है। वहां पे एक दूसरे के ज्यादातर दुश्मन होते थे, ठीक है। और शहर की जो सबसे मुख्य समस्या मैं बता रहा हूँ, किताब से बाहर की बात, ठीक है, क्योंकि किताबी नॉलेज तो हर कोई देते हैं मेरे भाई, तो आपको किताब से हटके बता रहे शहर में क्या होता है। अगर मान लिया जाए हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये गांव है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसके शोक में पूरा गांव शोक मनाते हैं, पूरा गांव शोक मनाते हैं। लेकिन शहर में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो बस इसके घर वाले ही शोक मनाते हैं, बाकी ये जो है ये सब शोक नहीं मनाते, खुशी। ये सभी मीट मुर्गा सब खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है शहर में, ठीक है। कमाओगे तो खाओगे, नहीं तो मुंह देखोगे, और कोई बात नहीं है, ठीक है। शहर में इंसानियत नाम की कोई चीज रही नहीं है, अभी तक भी नहीं। और शहर में संस्कार भी नहीं होते हैं। ज्यादातर जो हिंदुत्व संस्कार है वो कहाँ है, गांव में है। या मुस्लिम की संस्कार बोले तो ज्यादातर गांव में ही देखने को मिलता है। हम लोग होली दिवाली इतने उत्सव से मनाते हैं, पूछिए मत। उन लोग का कब मनता है पता ही नहीं चलता। रात में वो लाइट जला देंगे, हम लोग क्या जलाते हैं, दीप जलाते हैं। अभी भी हम लोग वही चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो
जो यहाँ पे चौथा समस्या है यातायात की समस्या। मेरे भाई यातायात वहाँ पे गाड़ी वगैरह हर एक चीज है, लेकिन क्या होती है ट्रैफिक लंबा लग जाती है, बहुत सारी गाड़ियां का एक जाम लग गया तो फिर 1 किलोमीटर तय करने में 1.5 घंटा लग जाता है। तो यातायात की भी समस्या वहाँ पे थी, ठीक है। और सबसे मेन जो मुख्य हो जाता है प्रदूषण की समस्या। मेरे भाई वहां पे बड़े बड़े कारखाने होंगे, जहां पे बड़े बड़ी फैक्ट्रियां होंगे, वहां फैक्ट्रियां से क्या निकलेंगे, धुआं निकलते हैं, और धुआं क्या करते हैं, वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। बड़ी बड़ी कार चलती है, कार बड़ी तो नहीं होती, छोटी होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, कार चलती है, बाइक मोटर पी करते रहता है, तो उससे सैलेंसर से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, जो वातावरण को प्रदूषित कर जाता है, और वहां के व्यक्ति अक्सर बीमार ही होते हैं, ठीक है। और वहां के खाना खाइए और देश का गांव का खाना खाइए, बहुत ज्यादा गांव का फायदामंद होता है, क्योंकि गांव के खाने में केमिकल युक्त नहीं होते, एकदम शुद्ध भोजन करते हैं। मेरे भाई गाँव के लोग 150 वर्ष से अधिक जीते हैं, जीवित रहते हैं, ठीक है। लेकिन वहां के व्यक्ति जो है, अभी भी देखिएगा आपके गांव में भी 150 वर्ष जीने वाला व्यक्ति मिल जाएगा, लेकिन अब जो है धीरे धीरे इसकी उम्र जो है आधी नहीं, उससे भी कम, 60 वर्ष अधिक हो गया अब जीना किसी का भी, 60 वर्ष 70 वर्ष 80 तक जाते हैं अब के लोग, ठीक है। पहले के लोग 150 वर्ष जीते थे, ठीक है। तो ये शहर की समस्या आप लोग को बता रहे हैं अपनी भाषा में, ताकि आप लोग समझे, ठीक है। और उसके बाद शहर में 3 वर्ग के लोग पाए जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। व्यवसायिक पूंजीपति वर्ग के लोग, ये जो वर्ग होते हैं बहुत ही अत्याचारी वर्ग होते हैं। उनके पास जो है पूंजीपति का अर्थात मतलब ये हो गया कि इनके पास धन बहुत रहता है, नौकर चाकर इनके यहाँ काम करते रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ज्यादातर फैक्ट्रियां वगैरह उद्योग वगैरह चलाते रहते हैं, ठीक है, और मस्ती करते रहते हैं, इन लोग का पूंजीपति वर्ग का। ये जो वर्ग होते हैं मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, और ये वेतनमान होते हैं। और वेतनमान कैसे हो गया, तो मध्यम वर्ग के लोग क्या बनेंगे, वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये सब जो है ये क्या बनते हैं, मध्यम वर्ग के लोग। अब आ जाते हैं श्रमिक वर्ग, जिसे मजदूर आदमी कहते हैं, ठीक है, श्रमिक मीन्स मजदूर। और ये वर्ग के जो लोग होते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, गांव के भूमिहीन, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह समझना, भूमिहीन व्यक्ति होते हैं। और ये लोग कहाँ आ जाते हैं, शहर आते हैं, कहाँ, शहर आते हैं। और शहर आते हैं तो ये लोग काम कहाँ ढूंढते हैं, फैक्ट्रिया में, फैक्ट्री में इनको काम मिल जाती है, रोजगार के लिए ये लोग आते हैं। किस चीज के लिए, रोजगार के लिए आते हैं, और ये लोग रोजगार करते हैं। लेकिन ये जो होते हैं पूंजीपति वर्ग के लोग, ये श्रमिक वर्ग को क्या करते हैं, शोषण करते हैं, ठीक है। बस इसे खाने के लिए पैसा मिल जाता है बेरोजगार लोगों को, उससे ज्यादा कुछ पैसे नहीं देते थे। ये लोग जो व्यवसायिक, जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे, ये लोग पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे पूंजीपति वर्ग के लोग, ठीक है। किस पे, भूमिहीन, जिसे आप क्या कहते हैं, श्रमिक मजदूर पर, ठीक है, मजदूरी कराते थे। और ज्यादा से ज्यादा जो टाइमिंग होता है 6 आवर का होता है मजदूरी करने का, लेकिन 8 से 10 घंटे ये लोग काम करवाते थे, तब फिर मजदूरी इन लोगों का कम मिलता था, ठीक है। किसी तरह से ये लोग खाना पीना कर लेते थे। बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया। जो शहर की अगर उत्पत्ति होती है, और शहर के जो ज्यादातर लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, व्यवसायिक वर्ग के लोग होते हैं, और पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं। और तीसरा आ जाता है जो किसान वर्ग के लोग होते हैं, ये लोग चल जाते हैं उनके फैक्ट्री प्रणाली में काम करने के लिए। तो भैया इसके लिए आवाज कौन उठाएगा, तो आवाज उठाते हैं मिडिल क्लास के लोग, मतलब मध्यम वर्ग के लोग। मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं वो लोग आंदोलन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आंदोलन करते हैं, किसके लिए, ये शोषण जो करते हैं पूंजीपति वर्ग के लोग, इसके ऊपर ये आंदोलन करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर जो वेतनमान होते हैं, ठीक है, वो लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, मुकदमा कर देते हैं। मुकदमा मतलब आंदोलन कर लेते हैं। आंदोलन करने के बाद इन लोग को जो है धीरे धीरे सुधार आता है। तो आज जो है मजदूर वगैरह थोड़ा सा अब पहले की अपेक्षा अब सही चल रहे हैं, सही से अपना कामकाज हर कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया शहर की समस्या, और शहर में जो समस्या है क्या क्या है। और शहर में 3 वर्ग के लोग रहते हैं, कौन कौन, व्यवसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ऊपर में सिर्फ भारतीय शहर, भारत का जो शहर था, जो
महानगर नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या महानगर, भारत का सबसे पहला महानगर जो बना था। ठीक है, महानगर बम्बई। ठीक है, बम्बई के बारे में हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे, क्यों बना महानगर। ठीक है, सबसे पहला महानगर अगर पूछे भारत का तो बताना है बम्बई। तो आइए हम लोग बम्बई के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी, तो आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ तो ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ओके, आइए अब हम लोग समझ लेते हैं उपनिवेशिक भारतीय शहर बंबई के बारे में। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है उपनिवेशिक भारतीय शहर। इसका मतलब ये होता है, उपनिवेशिक का मतलब ये होता है कि किसी भी देश पे या किसी भी राज्य पे किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे शहर या दूसरे देश का जो है वहां पे शासन हो। तो बंबई में भी जो था यूरोपीय लोग का शासन था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा उपनिवेशिक भारतीय शहर बंबई। और बंबई में क्यों था, इसका भी रीजन मैंने आप लोग को इससे पहले वाला अध्याय में क्लियर कर दिया था। अब देखिए, बंबई जो था समुद्र के किनारे बसा हुआ था, और समुद्र के किनारे जैसे बसा हुआ था तो जो दूसरे देश के लोग थे उसे आने जाने में बहुत आसान होता था, और यहाँ की सामान वहाँ और वहाँ की सामान यहाँ करने में उसे बहुत ही ज्यादा फायदे होते थे। ठीक है, क्योंकि बंबई में बंदरगाह था। बंदरगाह किसको कहते हैं, समुद्र के तट को, जो समुद्र के किनारे होते हैं जहाँ पे नाव वगैरह जहाज वगैरह लगता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो आइए समझते हैं बंबई के बारे में। बंबई भारत का प्रमुख बंदरगाह था, बिल्कुल मैंने आपको अभी जस्ट क्लियर किया, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य केंद्र था, जहां पर कपास और अफीम जैसी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। निर्यात का मतलब होता था कि वहां पे लाया जाता था और वहां से भेजा जाता था। मतलब किसी भी वस्तु को यहाँ पे अगर ज्यादा वस्तु हो रही है, कोई भी चीज मान लिया जाए जो भारत में हो रहा है, उसे हम दूसरे देश में भेज देते हैं और वहां की वस्तु को ले लेते हैं या उसके बदले पैसे ले लेते हैं। तो व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहाँ पर जो थे व्यापारी, महाजन, कारीगर, दुकानदार बसे हुए थे। कहाँ पे, यहाँ बंबई में। और धीरे धीरे ये घनी आबादी होने लगे, क्योंकि यहीं पे साधन था हर चीज का, फैक्ट्री वगैरह तो यहीं पे लगा हुआ था। तो भैया गरीब लोग जो किसान वर्ग के लोग थे, श्रमिक वर्ग के लोग थे, दबा दब कहाँ पहुंच गए, बंबई पहुंच गए। और बंबई की जो आबादी हो गई, घनी क्षेत्र हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है दूसरा पॉइंट, समझिएगा। 1800 ईस्वी में आसपास बंबई फोर्ट एरिया शहर एक केंद्र था, जो केंद्र किसको कहते हैं, मिडिल पॉइंट को केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को केंद्र बोलते हैं। ठीक है, जो दो भाग में बटा हुआ था। ठीक है, एक भाग में नेटिव किसको कहते हैं, स्थानीय निवासी को नेटिव कहते हैं, और दूसरी भाग में यूरोपीय रहते थे। ये दो केंद्र बना हुआ था। मान लिया जाए ये मुंबई है, ठीक है, ये मेन केंद्र हो गया बीच में, तो ये दोनों के बीच में इधर यूरोपीय रहते थे और इधर वहां के जो निवासी थे वो रहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझ लीजिए कि कपड़ा मिलों के कारण लोग बंबई में आकर बसने लगा और वहां की आबादी जो है बढ़ने लगी। अब भैया जगह तो था नहीं, वहां पे घनी आबादी हो गई, बहुत सारे लोग रहने लगे, तो यहाँ पे बहुमंजिले इमारत बनने लगी। मतलब वहां पे अभी भी बंबई की मैं कुछ चीजें आप लोग को बताता हूँ। जो आप लोग का छत होता है, जिसपे आप लोग वास कहते हैं, घर में रह रहे हैं, इस घर में अगर आप लोग रह रहे हैं, तो बंबई में क्या है, ठीक है, ये वाला छत बिकता है। ये जो है छत, आपका छत बिक जाता है, लीज हो जाता है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए होता है, 100 वर्ष के लिए। ये आप खरीद सकते हैं, ये छत पे आप अपना घर बना सकते हैं, अपने मकान बना सकते थे। तो बंबई में अब जमीन नहीं मिलती क्या है, छतें मिलती है, और बहुत बड़ा मंजिलें बनाई जाती है। कहाँ पे, बंबई में, क्योंकि वहाँ एक घनी आबादी। आज के डेट में बंबई चमक गया है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ गए। और 1784 ईस्वी में भूमि विकास परियोजना लागू की गई थी बंबई में, और 1898 ईस्वी में सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। याद रखना कि पहला तो ये याद रखना, 1784 ईस्वी में भूमि विकास परियोजना लागू की गई थी, और 1858 ईस्वी में सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1918 ईस्वी में ऐसा स्थिति हो गया बंबई का
कि वहां पे लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलता था, और जगह मिलता था तो भैया वहां पे किराया बहुत अधिक बढ़ गया था। वैसे भी आप किसी भी शहर में जाइएगा ना, तो अब आज की डेट में लगभग अभी 2000 रुपया, एक नॉर्मल सा शहर में अगर रह रहे आप, तो वहां की किराया 2000 रुपया हो गया आज की डेट में। ठीक है, एक छोटा सा 10 बाय 10 का रूम में आपको 2000 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा एक छोटे शहर में। अगर आप 10 बाय 10 का कमरा मुंबई में लेना चाह रहे हैं, मुंबई में रहना चाह रहे हैं, तो हमको लगता है कम से कम 8 से 10,000 रुपया पर मंथ लगेगा। ठीक है, तो किराया जो है वहां की बढ़ गई। 1998 ईस्वी में बंबई के मकानों का महंगे किराए हो गए। ठीक है, और किराए को सीमित करने के लिए कानूनी किराया पारित हुआ था। कब? 1918 ईस्वी में। तो आप लोग बिल्कुल बंबई के बारे में समझ के, बंबई जो है जिसको समझ में आ गया वो राजा बन जाएगा, और जिसको समझ में नहीं है वो फकीर बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अपना शहर पटना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पटना के बारे में जानेंगे। उसके बाद सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। उसके बाद पेरिस के बारे में समझेंगे। ठीक है, पेरिस के बारे में समझेंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम लोग पटना के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद पेरिस के बारे में। इस अध्याय में इस तीनों के बारे में चर्चा किया गया, तो हम लोग भी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर कर लेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत हो किसी भी चीज में, कोई भी सब्जेक्ट में, तो कमेंट कीजिए भैया कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रही, तो बिल्कुल आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है, एकदम देसी भाषा में हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास से बच्चे डरते, भैया इतना बड़ा बड़ा नोट्स, मास्टर नोट्स लिखाते 5 पेज का, दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले पटना के बारे में समझ लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं पटना के बारे में। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि पटना का प्राचीन नाम जो था क्या था? पाटलिपुत्रा था। वैसे भी अगर आप लोग संस्कृत विषय पढ़ेंगे तो उसमें पटना का क्या होता है? पाटलिपुत्रा ही होता है। ठीक है, तो प्राचीन काल में पटना पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। क्लियर हो गया? और यह जो है प्राचीन काल में यह नगर शिल्प कला, मतलब शिल्प कला का मतलब ये होता है वहां पे जो है मूर्तियां बनती थी। ठीक है, मूर्तियां बनती थी। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यापार में भी पटना आगे थी। शिक्षा, संस्कृति, गतिविधियों का प्रमुख केंद्र क्या था? पटना था। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट समझिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजात शत्रु, याद रखना है, मगध के शासक अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र में एक सैनिक शिविर बनाया गया, जहां पे कालांतर में यह मगध की राजधानी बना। बिल्कुल। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ये पॉइंट समझ लीजिए, मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुम्हरार अभी भी है। कुम्हरार जो है पटना में अभी भी स्थित है। आप लोग जब पटना जाइएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो याद क्या रखना है? मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट पॉइंट समझिए, पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के अनेक पहलुओं पर चर्चा यूनानी निवासी मेगास्थनीज के रचना इंडिका में है। बात समझ में आ रहा है? एक बार और समझिएगा, पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के अनेक पहलुओं, जो प्रशासन के अनेक पहलुओं थे, उनके यूनानी निवासी में मेगास्थनीज की रचना जो है इंडिका में अभी भी उसमें दिया गया है। ठीक है, और 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, ठीक है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। कहां में? पटना में ही हुआ था। ठीक है, अभी भी उसका जो स्थल बना हुआ आप लोग जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, मुगल शासक के अकबर के शासन काल में पटना एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात था। मुगल शासक, आज की बात नहीं है, आज अपना बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, बिहार की राजधानी पटना। तो 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, याद रखना है, आप लोग को संस्कृत में भी पूछा जा सकता है कौन थे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। मुगल शासक अकबर के शासन काल में पटना एक
जो था एक विख्यात बोला जाए, ठीक है, विख्यात व्यापारिक केंद्र के रूप में था, ठीक है। और 18वीं शताब्दी में मुगल शासक राजकुमार अजीम मुसान, याद रखना है, अजीम मुसान ने इस नगर का नव निर्माण करवाया, ठीक है। याद क्या रखना, 18वीं शताब्दी जब आया तो मुगल राजकुमार अजीम मुसान ने इस नगर का नव निर्माण करवाया, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे नया किया। तथा ईस्ट इंडिया, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में पूछा जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आए तो व्यापारिक का एक मुख्य केंद्र बन गया था, क्या? पटना बन गया था। बिल्कुल, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए पटना के बारे में। वैसे भी हम लोग बिहार से अगर जो बच्चे बिलोंग करते होंगे तो पटना के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। पटना एक नगर है, क्लियर हो गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सिंगापुर के बारे में समझ लेते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं सिंगापुर के बारे में, ठीक है। सिंगापुर जो था, बिल्कुल अच्छी तरह समझिएगा, सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है जो विश्व में नगर को आदर्श प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। और 1965 ईस्वी में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष, याद रखना है, पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन, कौन? ली कुआन एब के नेतृत्व में सिंगापुर को आजादी मिली थी, ठीक है। और देखिए, सिंगापुर के सुनियोजित विकास के लिए आवास एवं विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और आवासीय खंडों में जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए हवा निकासी एवं अन्य स्वास्थ्य परक सुविधाओं की व्यवस्था की गई। सड़कों का निर्माण किया गया। सड़क का निर्माण काहे करेगा? हाँ, सड़क का निर्माण गाड़ी घोड़ा चलने के लिए करेगा। परिवहन किसको कहते हैं? स्वास्थ्य को नियंत्रण करने के लिए यातायात नियम बनाया गया। शहरों में लोगों को आने पर नियंत्रण किया गया। भैया सब सिंगापुर चले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, वहां के पॉपुलेशन अधिक बढ़ जाएगा, तो सिंगापुर में आने के लिए लोगों को कम कर दिया गया। बहुत आदमी को नहीं आने देता था सिंगापुर में, ठीक है। तो वहां की जो क्या थी, विकास और हर चीज वहां की बढ़ोतरी किया गया। कब? ये सिंगापुर जब आजाद हुआ, ठीक है। सिंगापुर के सुनियोजित के विकास के लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, आवास एवं विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और आवासीय खंडों में जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए हवा निकासी एवं अन्य स्वास्थ्य परक सुविधाओं की स्वास्थ्य व्यवस्था की गई। सड़कों का निर्माण किया गया एवं परिवहन व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए यातायात नियम बनाया गया। शहरों में लोगों को आने के लिए नियंत्रण रखा गया। कहा? सिंगापुर में। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को नोट्स वगैरह बनाने में आसान हो, ठीक है। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं पेरिस के बारे में। पेरिस के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, पेरिस जो है एक राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। साथ में फ्रांस का एक बड़ा महानगर भी है। क्या? पेरिस, याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। बेरोन हॉसमान ने पेरिस के पुनर्निर्माण, मतलब फिर से निर्माण का काम किया और शहर में सीधी सड़कें और ये देखिए बुलवर्ड्स, ठीक है, बुलवर्ड्स जो क्या होता है, चारों तरफ ये मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? वृक्ष लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाते हैं? वृक्ष लगाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? पहली नंबर तो ये बात आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, क्या क्या फायदे होते हैं वृक्ष लगाने के। गाड़ी से जो हमारी गाड़ी जो है, गाड़ी मान लिया जाए 4 चक्का 2 चक्का जो भी है, उसके साइलेंसर से धुआं निकलती है और धुआं क्या करता है? वातावरण को प्रदूषित कर देता है। और प्रदूषित करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है गाड़ी के साइलेंसर से। तो ये जो है वृक्ष, ये क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ग्रहण करता है और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन क्या होता है? वातावरण के लिए स्वास्थ्य होता है, लाभदायक होता है, ठीक है। हमारे स्वास्थ्य को सही बना के रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वहां पे क्या किया? बुलवर्ड्स जो छायादार सड़क, पार्क, खुले मैदान का निर्माण किया गया, ठीक है। और शहर में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात कर दिया। मेरे भाई वहां पे सड़क और चौराहे पे जो है
पुलिस को लगा दिया गया। ट्रैफिक रूल जो होता है, ट्रैफिक देखिएगा वहां पे ट्रैफिक पुलिस रहता है। जहां जहां बड़े बड़े शहर था, जहां जहां बड़ी बड़ी दुकानें थी आजू बाजू में, जहां पे घनी आबादी थी, वहां पे पुलिस को खड़ा कर दिया गया। पेरिस एक ऐसी राजधानी है के रूप में जाना जाता है कि केवल वास्तुकला के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और बौद्धिक केंद्र के रूप में भी विख्यात है। क्या? पेरिस। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग जो है पेरिस के बारे में ये चीज तो समझ ही गए होंगे। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना आप लोग को, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब आइए हम आपको समझाते हैं व्यवसायिक पूंजीवाद। ठीक है, व्यापक स्तर पर व्यवसाय बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, काम के बदले मजदूरी का नगद भुगतान, गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफे कमाने के लिए प्रवृत्ति, मुद्रा, बैंकिंग, बीमा, अनुबंध, कंपनी, साझेदारी, ज्वाइंट स्टॉक, एक अधिकार का निर्माण हुआ। मतलब ये देखिए व्यवसायिक पूंजीवाद के लिए, देखिए व्यवसायिक पूंजीवाद के लिए तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जो मजदूर वर्ग के लोग थे उसके साथ पूंजीपति वर्ग के लोग जो थे बहुत बड़ा अन्याय करते थे। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे जो रूल अपनाया गया कि मजदूरी को नगद भुगतान किया जाएगा। ठीक है, गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था को लाया गया। ठीक है, काम के बदले में जो मजदूरी था उन्हें नगद, मतलब तुरंत दिन भर काम करो, शाम को पैसा ले जाओ। तो ये जो था आप लोग के किताबी भाषा में जो भी था सारी चीज आप लोग को समझा दी। ठीक है, अब आती है बात मेन फैक्ट्स का, जो आपको अभी हम 10 मेन फैक्ट्स देंगे जो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बेहतर होगा और ये आपके बुक से ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आप लोग को जस्ट 3 से 4 मिनट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग का जो किताबी क्वेश्चन है उसको फट से डील कर देंगे। ठीक है, हालांकि आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट लेने में तो माहिर हैं ही, ले लिए ही होंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा मेन फैक्ट्स देख लेते हैं। तो आइए अब आप लोग देख लीजिए 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी, मतलब बीच का जो गैप है 70 वर्ष का है। ठीक है, और 70 वर्ष में जो है लंदन की आबादी 10 लाख से 40 लाख की हो गई। ठीक है, मतलब आबादी जो है बढ़ते जा रही थी और भारत की जो आबादी थी वो भी बढ़ते जा रही थी, मतलब हर जगह की आबादी बढ़ते जा रही थी। इसका मतलब था कि उस समय के लोग शिक्षाप्रद नहीं थे और वहां पे जनसंख्या कम थी, तो वहां पर और बढ़ते जा रही थी और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे विशालो हो गया है। ठीक है, पहले आप लोग देखिएगा, आपके अगर दादा हो उसके दादा, अगर आप लोग अपने दादा दादी से कहानी सुनते होंगे तो बताते होंगे कि 5 भाई थे, 6 भाई थे, लगभग किसी के घर में 8-9 बच्चे थे। ठीक है, लेकिन अभी देखा जाए अब लोग शिक्षित होते गए, धीरे धीरे बदलाव आते गए, तो अब क्या हो गया, बच्चे कम होने लगे, मतलब 2 बच्चे होंगे। ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, 2 बच्चे काफी हो जाते हैं आज के डेट में। उसी को पढ़ा लिखा के अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि 10 बच्चे जन्मा दिए और रास्ते पे दे दिए भाई कटहल बेचो, सब्जी बेचो, ये बेचो, नहीं, ये गलत है। आप उतने बच्चे को, संतति को जन्म दे ताकि आप उन्हें पढ़ा सके, अच्छे व्यक्ति बना सके। ठीक है, अब 5-6 नहीं करना है। विश्व की पहली भूमिगत रेल जो है 10 जनवरी 1863 ईस्वी में बना। ठीक है, और ये जो है कहाँ बना था, लंदन में, पेंगडेल और केरिगेटन स्ट्रीट में, अभी भी है ये। ठीक है, याद रखना है। 1870 ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून बनाया गया। उसके बाद 1902 ईस्वी में फैक्ट्री कानून के अंतर्गत जो बच्चे कारखाने में काम करते थे उस पर प्रतिबंध लगाया गया, उसे हटाया गया। बच्चे काम करेंगे तो पढ़ेंगे कौन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझ लीजिए, वस्तुकार एवेंजर हावर्ड। ठीक है, हावर्ड, लंदन में गिरदा हरित पट्टी विकसित की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जिसे गार्डन सिटी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी अब देखिए ब्रिटेन, वही ब्रिटेन है जो अपने भारत पे वर्षों वर्ष क्या किए थे, राज किए थे अंग्रेजवा में। मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड औद्योगिक नगर थे। ठीक है, उस समय ब्रिटेन में। अब आता है जो आपका 6ठा अध्याय था, एक्सरसाइज
6 का कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फटाफट आप लोग को बताते हैं आप लोग, ताकि उसका अति कर लें। उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं की तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। और इसी तरह का वीडियो आप लोग को देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। आपका ही बुक है, देखे होंगे। ठीक है, तो आइए कुछ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं, वो आपका करवाते हैं पहले। तो यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला नंबर जो प्रश्न है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ऑप्शन ए जो है पहला नंबर प्रगतिशील प्रवृत्ति, यही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाही क्षेत्र, दूसरा। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? इसका राइट आंसर एक नंबर वाला जो हो जाएगा संपत्ति। चौथा नंबर प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू की गई? इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है, पांचवा नंबर है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा शहरीकरण। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? मैंने आपको बताया था कि घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है, तो घनी आबादी वाला क्षेत्र क्या होगा? महानगर होगा। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, महानगर। सातवां नंबर प्रश्न है, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई? तभी मैंने बताया 40 लाख। ठीक है, 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? 1870 ईस्वी में। ठीक, क्लियर हो गया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, मैंने आपको बताया, जिसमें वेतनमान लोग होते हैं। कौन हो गए? शिक्षक हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, जो वेतनमान है, वकील हो गया। और 10वां नंबर प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? पूंजीपति, अमीर आदमी जो है, पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, उनके द्वारा किसका शोषण होता है? तो श्रमिक वर्ग का, जो मजदूर लोग होते थे। ठीक है, ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई। तो अब आपको हम रिक्त स्थान बताते हैं। रिक्त स्थान जो आप लोग को रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक नंबर है, शहरों के विस्तार में भव्य डैश का निर्माण हुआ, परकोटों का निर्माण हुआ। दूसरा नंबर है, लंदन भारी संख्या में डैश को आकर्षक करने में सफल हुआ, प्रवासियों को आकर्षण करने में सफल हुआ। और तीसरा है, शहरों में रहने वाले डैश से सीमित थे, वाहियातों से सीमित थे। चौथा है, डैश देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। पांचवा नंबर है, नगर प्रतिबंध। पांचवा नंबर जो है उसमें भरेंगे आप लोग, नगर प्रतिबंध के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन एवं जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। अब है सही चिन्ह, सही का मिलान करें। ठीक है, जो इधर से उधर मिलाया जाता है, ये आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना। डैश मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड कहाँ है? औद्योगिक नगर है, अभी जस्ट मैंने बताया। तो एक नंबर का 5 नंबर हो जाएगा चिकित्सक। इसका हो जाएगा वेरोन हॉसमान। तीसरा नंबर जो है, प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। इसका जो हो जाएगा मध्यम वर्ग। बंबई आपका वजनिक राजधानी है। ठीक है, और पेरिस एक नगर है। ये सारे प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव, और कुछ था भरने वाला और कुछ मिलान करने वाला था। बाकी इधर लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगर आप लोग कहेंगे तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन जितना भी प्रश्न था लगभग मैंने करा ही दिया। तो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। साथ ही अगर आप लोग को कहीं कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, शॉर्ट वीडियो देखना है मेरा खुद का, तो आप लोग यहाँ इंस्टाग्राम आईडी शो कर रहा होगा, तो आप लोग जाकर वहां पे फॉलो कर लेंगे, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस।
वो भी स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।